Start. Very good morning, student. Today we will read about cell. As you seen on our board, today is class 9 CBSE and UP सब्जेक्ट साइंस. इसका पहला वीडियो हमने आपको पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि टोटल आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं. तो हमने उसमें बताया था कि टोटल चैप्टर आपके 16 हैं, जिसमें आपको 6 चैप्टर आपका बायोलॉजी में है. तो बायोलॉजी में हम देखेंगे, आपको हमने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेल के बारे में. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल. चैप्टर का नाम है आपके द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन भी किया था कि आपका जो ये वीडियो बन रहा है वो 9th CBSE और 9th UP दोनों के लिए है. दोनों को एक ही चीज़ें देखनी है, केवल बुक में थोड़ा सा परिवर्तन है. तो वो जैसा कि हो सकता है स्कूल खुलने वाला है 22 सितंबर के बाद, हो सकता है निर्णय लिया गया है, तो हो सकता है स्कूल ओपन हो जाए तो आपके जितने भी डाउट होंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. नहीं तो फिर हम ऑनलाइन तो आपसे जुड़े ही रहेंगे. ओके. तो हम अगर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी की चर्चा होती है तो वो सेल से स्टार्ट होती है, क्योंकि सेल को माना जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और लाइफ की जो स्टडी की जाती है वो ही बायोलॉजी है. बायोलॉजी को अगर हम शॉर्ट में कहें तो स्टोरी ऑफ लाइफ, जीवन की जो कहानी है, जीवन के बारे में जो भी नॉलेज हमें गेन करना है, उसके बारे में जो भी स्टडी है, उससे संबंधित उसके जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उन सब का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाती है. तो जैसे बायोलॉजी को हम अगर स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेल से. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ कैसे बनी हुई है, कि कोई जीव की संरचना शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल. चैप्टर में आता है जीवन की मूल इकाई यानी कोशिका. हमने यहाँ आपको कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो इस वीडियो में कवर करने हैं. तो सबसे पहले हम आपको देखेंगे कि डिस्कवरी अबाउट सेल. वैसे तो डिस्कवरी का मतलब होता है खोज. सेल की खोज कैसे हुई, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उनकी खोज कैसे हुई, इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको हर जगह मिलेगा. क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग फेज में है, यहाँ से आपका बायोलॉजी एक तरह से कहें तो स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे हम केवल कुछ विशेष डिस्कवरी की चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, इसकी चर्चा करने वाले हैं. दूसरा है द सेल थियरी. सेल थियरी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है सेल के बारे में क्या कि वैज्ञानिकों ने सेल के बारे में क्या स्टेटस दिया हुआ है. तीसरा आता है, जब हम इसको देख लेंगे तो देखेंगे द शेप ऑफ द सेल. सेल का आकृति कैसे है. हाउ कैन सेल परफॉर्म, सेल काम कैसे करता है. एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इन प्लांट एंड एनिमल. तो इन टॉपिकों को हमें आज तो कवर करना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज है इन द सेल. तो सबसे पहले जो बात आती है वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ रॉबर्ट हुक. ये सन दिखाया गया है 1665. आप सभी अवेयर होंगे, ऑलरेडी आपको पता है सेल की खोज कैसे हुई है तो और किसने की है. नहीं है तो आप जानिए कि सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने किया था सन 1665 में. यहाँ लिखा है नोटिस द प्रेजेंस ऑफ सेल्स इन ए कार्क स्लाइस. कार्क में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी. जब वो कार्क का जो स्लाइस का, देखिए यहाँ लिखा है कार्क स्लाइस, यानी कार्क का जो छोटा सा टुकड़ा होता है उसका जब वो अध्ययन कर रहे, स्टडी कर रहे थे, तो उनमें उसमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना दिखाई पड़ी.
इस तरह की स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई पड़ा और इसी को उन्होंने सेल कहा। सेल का मतलब होता है चैम्बर, कमरा। तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। लेकिन जिस सेल की खोज उन्होंने की थी, जिसके बारे में उन्होंने डिस्कशन किया था, वो डेड सेल था, क्योंकि जो कार्क होता है वो किसी भी प्लांट का जो है छोटा सा टुकड़ा हो सकता है। ओके, तो दूसरा आप देखिए ल्यूवेनहॉक, प्रोनाउंस ये कैसे करेंगे, ल्यूवेनहॉक 1674 फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद एक नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का। रॉबर्ट ब्राउन 1831 में सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। जब हम ये टॉपिक देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, उसमें हम न्यूक्लियस की चर्चा करेंगे। तो उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की थी सबसे पहले, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट जो नाम आता है वो है पुरकिंजे। ये 1839 में प्रोटोप्लाज्म, कोशिका में प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म को भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में। प्रोटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का आधार है, इसे है ये, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर सबसे पहले बताया कि प्रोटोप्लाज्म होता है। कोई कोशिका लिविंग है, यानी उसका प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, तभी वो लिविंग है। फिर आता है स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान दोनों ने मिल करके एक सेल थियरी दी, जो हम अपने टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो सेल थियरी दी थी कि सेल के बारे में, आखिर उन्होंने कहा कि सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और ये जो सेल है इसी से सारे स्ट्रक्चर बने हुए। हम सेल थियरी की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद नाम आता है विर्चो का। 1855 में इन्होंने बताया था ऑल सेल कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनी हुई है। तो ये बातें हो गई कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज इन अबाउट सेल। तो आपको और अगर डिटेल में देखनी है तो आपके बुक में बहुत सारी डिस्कवरी और बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अगला जो आपका आता है वो है सेल थियरी। तो इसमें जो आपको सेल थियरी के बारे में जो आपको जानकारी दिया जाता है, उसमें दो वैज्ञानिकों का योगदान है, स्लेडन एंड स्वान का। एक तो जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे, और इन दोनों को मिलके जो सेल थियरी के 3 प्रिंसिपल, 3 नियम बताए गए थे। तो उसमें सबसे पहला ये नियम कहता है सेल थियरी, पहले हम यहाँ अपना हेडिंग डालेंगे, द सेल थियरी। हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका सिद्धांत। तो सेल थियरी में पहली बात तो ये कही गई कि जितने भी जीव हैं वो सेल से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग थिंग हैं वो सब किसके बने हुए हैं, सेल्स के। यानी हम कह सकते हैं कि हम भी किसके बने हुए हैं, सेल। हमारी जो शरीर है पूरा सेल से बना हुआ है।
पिछले वीडियो में भी हमने इस पे चर्चा की थी कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी लिविंग चीजें हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो छोटा सा अमीबा हो, चाहे बड़ा सा हाथी हो, चाहे बड़ा सा पेड़ हो, सब कुछ सेल्स का बना हुआ है। तो इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग थिंग इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स। किसके बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमीबा है वो सिंगल सेल है तो भी उसी का बना हुआ है। और यहाँ पे इसी के आधार पे दो तरह के जीव बनाए गए लिविंग। एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है और सेकेंड वन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो केवल एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। जैसे हम लोग क्या है, मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय। दूसरी बात यह है, सेल थियरी पहला क्या हो गया कि ऑल लिविंग सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड वन है जो अभी आपने वृक्षों को देखा था कि इसमें क्या है कि जो भी नया सेल बनेगा वो पुराने से ऊपर जो पहले से सेल है, एग्जिस्टिंग सेल है, उन्हीं से ही बनेगा। ऐसा नहीं है कि बिना सेल का सेल बन जाएगा। ठीक है, तो वृक्षों ने इसमें संशोधन किया था कि जो भी सेल बनेंगे, न्यू सेल एग्जिस्ट फ्रॉम न्यू सेल प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। इसके लिए एक हम लोग जब बताते हैं क्लास में और कई बार चर्चा भी आपसे करते हैं, ए सेलुला ए सेलुली। इसका मतलब हुआ कि कोशिका से ही कोशिका बनती है, सेल से ही सेल बनती है। तो ये बातें जो है इसको कहा गया कि इसी को माना गया सेल थियरी। ठीक है, तो सेल थियरी में हमने दो चीजें क्लियर कर ली। एक तो सेल जो है जितने भी लिविंग है वो सब सेल के बने हुए हैं और जो सेल है वो पहले से उपस्थित किसी सेल से ही बनेगी। तो इसके बारे में आपके बुक में सेल थियरी अलग से दिया हुआ भी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द शेप ऑफ द सेल। शेप ऑफ द सेल में आपको क्या देखना है कि आपको बड़ी आश्चर्य होगी जान करके कि सेल कितने प्रकार के हैं। अभी तक हम जब भी चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हम सेल कह देते हो गया, ऐसा नहीं है। सेल की आकृति अलग अलग तरीके की है। हमारे शरीर के अंदर ही कई प्रकार के सेल हैं। ठीक है, सेल को हम कह सकते हैं कि इतने प्रकार के होते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें डाइवर्सिटी मिलती है और इसीलिए अलग अलग प्रकार के जो सेल होते हैं उनके कार्य भी अलग होते हैं। जैसे आप एक सिंपल सेल देखेंगे अमीबा का, तो वो एक सिंपल सा सेल हो जाता है इस तरह का। रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, उनका आकार अलग तरीके का होगा। इसी तरह न्यूरॉन का आप देखेंगे, आगे हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे कि जब हम एक एक सेल को देखेंगे, न्यूरॉन को देखेंगे, जब हम अमीबा के सेल को देखेंगे, प्लांट और एनिमल सेल को देखेंगे, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इनकी जो शेप होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है।
इसीलिए इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग आकृति की सेल होती है, इनका कोई निश्चित आकार हम नहीं कह सकते नहीं ऐसा है। हाँ, किसी जीव का जो सेल होता है वो निश्चित आकार का हो सकता है। जैसे हमारे शरीर में मसल सेल है, मसल सेल अलग तरीके का होगा, बोन के सेल अलग तरीके से होंगे, लंग्स के जो सेल होंगे उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। लेकिन उनका अभी हम आगे जब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल की बात करेंगे तो बताएंगे कि कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो सब में रहती हैं। तो ये तो हो गई शेप ऑफ द सेल की बात, यानी सेल की आकृति अलग अलग हो सकती है, कई प्रकार के हो सकते हैं सेल। छोटा सेल भी हो सकता है और बहुत बड़ा सेल भी होता है। तो कहने का मतलब माइक्रोस्कोपिक से लेकर के कई mm तक का भी सेल है। जैसे ऑस्ट्रिच का वो जो एग है वो सबसे बड़ा होता है। तो इन सब के बारे में आपको बुक में सब अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन सेल परफॉर्म, कोई कोशिका काम कैसे करती है। क्योंकि अगर कोशिका काम करेगी तभी हम जीवित हैं, और कोशिका तब काम करेगी जब इसके अंदर वाले जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के अंदर, एक कोशिका के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। कोशिका को जीवित रखने के लिए, अंदर चलाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो भी अंदर ऑर्गन है उनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्योंकि कोशिका को उसे हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, हिंदी में से बोलते हैं कोशिका, कोशिका के अंग। आप नहीं जानते होंगे, कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैक्यूल्स, सोमिन। तो जो आप इनका जो भी हमने नाम लिया उनको आप जानते होंगे। इनको हम कहते क्या हैं, इनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल, कोशिका के अंग। एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, जो भी होता है, जिनके विशेष काम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोशिकांग, कोशिका के अंग। जब जैसे मान लीजिए सेल को एनर्जी की जरूरत है, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए उसमें कौन सा है आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म की बात हमने अभी कही। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जीवित होता है, उसकी वजह से वो चलता है। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, उसको भी हम देखेंगे। वैक्यूल्स होता है, क्लोरोप्लास्ट का सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये जब अपना काम करते हैं तो एक कोशिका भी काम करती है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कोशिका को जीवन की इकाई क्यों कहा जाता है। Why the cell is known as fundamental unit of life। तो इसका रीजन ये है कि जो कोशिका है वो उसमें एक कैपेसिटी है कि वो अकेले या समूह में रह करके किसी भी प्राणी को जीवित रखती है। यानी कि एक सिंगल सेल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जैसे अभी हमने इसलिए पहले ही चर्चा की कि ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं, एक यूनिसेलुलर है और एक मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि उसकी पूरी लाइफ, उसका जो पूरा शरीर है वो केवल एक सेल का बना हुआ है। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियम, बहुत सारे हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, वो सिंगल सेल के बने हैं और इनमें जीवित रहने के लिए जितने भी तत्वों की जरूरत है, जितने भी गुणों की जरूरत है, सब कुछ पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल में भी जीवन है। तो एक सेल, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल। अब सेल से छोटी जो, जैसे मान लीजिए सेल ऑर्गेनेल्स, तो इसमें सेल ऑर्गेनेल्स जो कोशिका के अंदर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अकेले किसी भी प्राणी को जीवित रखें। वो तभी काम करेंगे जब वो सेल के अंदर है। जैसे ही सेल से बाहर हो जाएंगे उनको ना लेंगे। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारे सेल होते हैं, कुछ बनते रहते हैं, कुछ बिगड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं।
वहाँ अगर एक सेल नष्ट हो गया तो भी कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितना टूटता है उतना बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब अगर एक सेल भी जिंदा रह सकता है, जीवन के लिए जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम इसीलिए सेल कहते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म कैसे करते हैं? जब सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म करेंगे, काम करेंगे, तो वो सेल भी काम करेगा। अब सेल के अंदर क्या है और वो कैसे काम करता है, एक एक ऑर्गेनेल्स की बात हम करेंगे इस चैप्टर में। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी द सेल। इसमें हम सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ा कि कोशिका की खोज कैसे हुई, डिस्कवरी अबाउट द सेल। फिर हमने पढ़ा था सेल थियरी। सेल थियरी ये बताती है सेल के बारे में कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हुए हैं, और जो भी सेल नहीं बनती है वो पहले से उपस्थित सेल से ही बनती है। ठीक है, ओनली सेलुलर एंड तीसरा हमने देखा था शेप ऑफ सेल। तो कोशिका की आकृति बहुत भिन्न भिन्न तरीके की हो सकती है। ऐसे जैसे अमीबा की है, अमीबा अलग तरीके का है, पैरामीशियम अलग है। हमने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है। हाउ कैन सेल परफॉर्म, सेल काम कैसे करता है? जब सेल के ऑर्गेनेल्स काम करते हैं तो वो सेल भी काम करता है। जब सेल के ऑर्गेनिज्म ये काम करना बंद कर देंगे या सेल नष्ट हो जाएगी तो ये ऑर्गेनल भी नष्ट हो जाएगी। तो एक सेल को जीवित रहने के लिए उसके अंदर के जो कंपोजिशंस हैं वो अच्छे से काम करने चाहिए। ओके, अगला जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल। ये टॉपिक, इसी टॉपिक पे आगे पूरी डिस्कशन है। तो चूंकि वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है और एक लिमिटेड टॉपिक ही हम कवर कर पाते हैं, इसलिए हमने आपको पहले से ही कुछ टॉपिक्स पे चर्चा इसे हिंदी में बोलेंगे कोशिका की संरचना। अब हम बात करेंगे कि कोशिका बनी कैसे है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। सबसे पहले दो चीजें हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होता है। जैसा कि इस टॉपिक में हमने देखा था डिस्कवरी अबाउट में, तो एक कोशिका है और कोशिका के अंदर जो है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और कुछ और ऑर्गेनेल्स हैं जिसके बारे में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो ये जो कोशिका है ये दो तरह की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी सबसे पहले। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोशिका होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में भी बात करेंगे, बट अभी हमको केवल मोटा मोटी ये समझना है कि कोशिका की संरचना में है क्या। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि सेल कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, पहले ये देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर भी देखेंगे कैसे बनती है, और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है इसको देखेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कोशिका में दो तरह का होगा, हमने बांट लिया है, प्लांट सेल एनिमल सेल। जैसा कि आपको पता है कि जो प्लांट के सेल होंगे उन्हें हम प्लांट सेल कहेंगे,
जो एनिमल के सेल है उन्हें हम एनिमल सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा और एनिमल के सेल में क्या स्ट्रक्चर होगा, ये देखा जा सकता है कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल के जो सेल ऑर्गन्स हैं लगभग दोनों में सेम है, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं है। हमको उन्हीं डिफरेंसेस को पॉइंट आउट करना है। अगर एक बार हमको ये पता चल जाए कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, बाकी चीजें जब देखेंगे तो सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, और आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो आपको क्लास में क्लियर आपका कर देंगे। आपका जो वीडियो है वो आपके ग्रुप में भी भेजा जाता है, साथ ही साथ YouTube चैनल पे भी भेजा जाता है। मैं पिछली बार वाले वीडियो में बताया था, श्री रमेश चंद्र ओझा, इस चैनल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके ग्रुप में जो वीडियो भेजे जा रहे हैं वो टाइम टेबल के हिसाब से है। मैथ का वीडियो मैथ के उसमें भेजा जाएगा, साइंस का साइंस में भेजा जाएगा। तो आपको अगर ग्रुप में मिला तो ग्रुप से पढ़ लीजिए, अगर आपको ग्रुप में नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ग्रुप में नहीं मिला है या नहीं भेजा गया है, तो आप YouTube चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। उस YouTube चैनल को आप देखिए, उस पर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी उसको कर लेंगे। तो सब्सक्राइब करने से सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर बार वो अपने आप जब YouTube खोलेंगे तो उस पर आपको नोटिफिकेशन आएगा कि ये वीडियो इस पर अपलोड किया। ओके, थैंक यू।